दोस्तों नमस्कार। मैं इंद्रपाल कुशवाहा आप लोगों को याद दिला दूं कि आज 16 अप्रैल 2024 को हमारा देश ऐसे महान सम्राट की जयंती मना रहा है जिसका नाम पूरी दुनिया में बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। मैं ऐसे सम्राट को आज याद कर रहा हूँ और पूरा देश याद कर रहा है जिसने पूरे देश में ही नहीं बल्कि संपूर्ण जम्बूद्वीप में जब तलवार उठाई तब ऐसा कोई राजा नहीं छोड़ा जिसको परास्त नहीं कर दिया। परंतु कलिंग युद्ध के बाद जिस तरीके से सम्राट अशोक ने वो हृदय विदारक घटना को जब देखा, उसके बाद जो महान सम्राट के हृदय में जो परिवर्तन हुआ है, उनके परिवर्तन की जो गाथा है वो आज तक न तो किसी इतिहासकार ने दिखाई, किताब में लिखी, और न किसी टीवी सीरियल ने बताई, न टीवी में दिखाया गया। मैं दुनिया के सबसे बड़े सम्राट जो दुनिया के इतिहास में अपनी पताका फहरा चुके हैं, धम्म के बलबूते पूरी दुनिया में अपना परचम लहराने वाले सम्राट अशोक महान की जो शासन प्रणाली रही उसको आज याद करने की ज़रूरत है। जैसे सम्राट अशोक ने जब तक युद्ध लड़ा तलवार की बदौलत, तब तक वो अशांत रहे, लेकिन जब से उन्होंने कलिंग युद्ध के बाद जब युद्ध विराम किया और उन्होंने ये घोषणा की कि आज के बाद हम शस्त्र नहीं उठाएंगे, आजीवन मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं शस्त्र कभी नहीं उठाऊंगा और लोक कल्याण करके ही बाकी का जीवन व्यतीत करूंगा। सम्राटों के सम्राट अशोक महान ने तथागत बुद्ध की धम्म नीतियों पर चलकर लोक कल्याण किया। लोक कल्याण करने के बाद और उन्होंने धर्म के काम इस तरीके से किए कि अपने बेटा महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को भी उस धम्म में लगा दिया, जिसकी बदौलत आज श्रीलंका में भी बुद्ध का धम्म पहुंचा है। श्रीलंका के लोग सम्राट अशोक को अपना राष्ट्रपिता मानते हैं और वो कहते हैं अगर सम्राट अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को यदि सीलोन नहीं भेजा होता, सिंगल द्वीप नहीं भेजा होता, तो शायद आज हम भी उसी अंधेरे में होते जिस अंधेरे में तमाम दुनिया के देश हैं। मैं धन्यवाद करता हूँ सम्राट अशोक महान का, जिन्होंने मुझे ऐसा धम्म दिया, विज्ञानवादी तर्कवादी धम्म देकर आज मैं धन्य हूँ। उसके बाद
सम्राट अशोक ने एक एक करके लोक कल्याणकारी नीतियां बनाई। सबसे पहले उन्होंने पशु हत्या पर रोक लगाई, पशुओं के लिए चिकित्सालय बनवाए, पुरुषों के लिए चिकित्सालय बनवाए। सम्राट अशोक के शासनकाल में इतिहासकार बताते हैं कि पूरी दुनिया में कहीं पुरुषों के लिए औषधालय अस्पताल नहीं थे, लेकिन सम्राट अशोक ने भारत में पुरुषों के लिए ही नहीं बल्कि पशुओं के लिए अस्पताल बनवाए थे। ऐसे लोक कल्याणकारी राजा को, सम्राट को आज हम लोगों ने भुला दिया है। उसके बाद सम्राट अशोक ने व्यापार के लिए राजमार्गों का निर्माण करवाया। उन राजमार्गों के किनारे किनारे छायादार व फलदार वृक्ष लगवाए। 10-10 कोस की दूरी पर विश्राम गृह बनवाए और पानी पीने के लिए कुएं खुदवाए। सम्राट अशोक की शासन नीति पर चलकर आज तमाम दुनिया के देश आगे अपना विकास कर रहे हैं। जैसे कि हम बात करते हैं जापान की। जापान का संविधान 1287 ईस्वी में बनाया गया और उस संविधान में पहले आर्टिकल में ही लिखा है, बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि, अर्थात मैं सारे झूठ पाखंड को छोड़कर बुद्ध की शरण में जा रहा हूँ, विज्ञान की शरण में जा रहा हूँ। ऐसा विज्ञानवादी धम्म, तार्किक धम्म सम्राट अशोक ने पूरी दुनिया को देकर पूरी दुनिया के लोग धन्य हो गए। परंतु अफसोस हमारे देश के लोगों ने बुद्ध के धम्म को ही जमीन के नीचे पहुंचा दिया। सम्राट अशोक के इतिहास को जमीन के नीचे पहुंचा दिया। सम्राट अशोक जब सत्ता संभाली और बुद्ध धम्म को अपनाने के बाद लोक कल्याणकार करने के लिए निकले, तो उस समय पर सम्राट अशोक को भी बहुत बाधाएं उत्पन्न हुई, बाधाएं आईं। सम्राट अशोक जानते थे कि जो मैं काम कर रहा हूँ वो आने वाले समय में कुछ लोगों के द्वारा इसको ख़त्म किया जा सकता है। पर वो पराक्रमी सम्राट अशोक महान ने तथागत बुद्ध के शासनादेश को लोहे की कलम से पत्थर के कागजों पर अंकित करवाया ताकि जानकर भी कोई इसको मिटा ना सके। सम्राट अशोक महान ने भगवान बुद्ध के 84,000 धम्म स्कंद, शिलालेख, स्तंभलेख, गुहालेख, चैत्य, स्तूप के माध्यम से बनवाए थे। आज हम देखते हैं कि सम्राट अशोक के बनवाए हुए वो 84,000 स्तूप स्तंभ पुरातत्व विभाग को कुछ ही मिले हैं, बाद बाकी सब तोड़ दिए गए, खंडित कर दिए गए। इसका मतलब कुछ लोग सम्राट अशोक की शासन नीति से खुश नहीं थे। जिन लोगों को जीभ का जायका लगा हो,
वो लोग कैसे इनके साथ रह सकते हैं। सम्राट अशोक ने जब जीव हत्या पर प्रतिबंध लगाया, उस समय पर सम्राट अशोक के शासन नीति के अनुसार इतना कड़ा कानून बना दिया गया था कि जो भी इसका उल्लंघन करेगा, अवहेलना करेगा, उसको कड़ा से कड़ा सजा देने का काम किया जाएगा। पर जिस तरीके से सम्राट अशोक महान की शासन नीति को लेकर दुनिया के लोगों ने सम्राट अशोक के शिलालेखों को पढ़कर और अपनी भाषा में डिकोड करके सम्राट अशोक के शासनादेश को ही अपने संविधान में लाने का प्रयत्न किया। इतिहासकार बताते हैं कि सम्राट अशोक का पहला शिलालेख ब्रिटिश गवर्नमेंट के एक अधिकारी जेम्स प्रिंसेप के द्वारा पढ़ा गया। उसके बाद सम्राट अशोक के बहुत सारे शिलालेखों को अंग्रेजी में डिकोड करके, अनुवादित करके, और ये बताया गया, वो शिलालेख था सारनाथ का। सारनाथ का शिलालेख जब जेम्स प्रिंसेप ने पहली बार पढ़ा, उसी समय पर भारत के लोगों को यह जानकारी मिली थी कि भारत में सम्राट अशोक और भगवान बुद्ध कभी हुए थे। उसके बाद अंग्रेज़ों के माध्यम से जमीन का उत्खनन जारी रहा और तमाम वो भारत की प्राचीन विरासत, प्राचीन ऐतिहासिक धरोहर जमीन से निकल कर सामने आई। आज हम देख रहे हैं, जैसे जैसे हम जमीन की कहीं भी खुदाई करवाते हैं, कहीं तो मुस्कुराते हुए तथागत बुद्ध की मूर्ति निकल आती है और कहीं पर सम्राट अशोक के शिलालेख, स्तंभलेख चीख चीख कर कह रहे हैं कि भारत के लोगों अब तो जागो, क्योंकि यही है आपका गौरवशाली अतीत और इतिहास। क्योंकि जो समाज अपने इतिहास और अतीत को भूल जाता है तो दुनिया वाले उसको भुला देते हैं। हम तो ये कहते हैं, आप लोगों से आग्रह करते हैं, निवेदन करते हैं कि बहुत दिनों तक हम लोग गहरी नींद में सोते रहे, लेकिन कम से कम अब तो अपने अतीत और इतिहास के बारे में जानें, तभी आपका कुछ कल्याण होगा। वर्तमान की स्थिति में हमने ऐसे सम्राट शासनादेश को खो दिया है जिसके बलबूते राष्ट्र का निर्माण हो सकता है। उसी
शासन व्यवस्था को हमने दरकिनार कर दिया है। सम्राट अशोक की शासन नीति दुनिया की ऐसी शासन नीति थी जिन्होंने राजतंत्र में भी लोकतंत्र की स्थापना करी थी। उन्होंने कहा था कि चाहे मैं यात्रा पर हूँ या सेनागार में हूँ या रनिवास में हूँ, हर समय प्रजा के सुख दुख की खबर मुझे मिलती रहनी चाहिए। और ऐसे सम्राट को हमने बिल्कुल भुला दिया। सम्राट अशोक के धम्म में और बुद्ध के धम्म में थोड़ा सा अंतर लगता है। भगवान बुद्ध का जो धम्म है, धम्म चक्र जो है वो 32 तीलियों का है। भगवान बुद्ध का जो धम्म चक्र है वो 32 तीलियों का है और वो व्यक्ति के विकारों को निकालता है। व्यक्ति के दिमाग में जितने भी विकार होते हैं सब दूर करता है। और सम्राट अशोक का जो धम्म चक्र है वो 24 तीलियों वाला है, जो 24 घंटे चलता रहता है और लोक कल्याण का कार्य करने के लिए आज भी कंटिन्यू चलता रहता है। सम्राट अशोक का जो धम्म चक्र है राष्ट्र के विकारों को दूर करता है। इन्होंने सम्राट अशोक के शासनादेश में आपको एक पेड़ लगाने का अधिकार तो है, लेकिन आपको काटने का अधिकार नहीं है। आपके बच्चों, आपका जो बच्चा है उसको आपको जन्म देने का अधिकार है, पालने पोसने का अधिकार है, लेकिन अपनी संपत्ति अधिकारों से उसको दूर नहीं कर सकते हो। यदि आप बिना इजाज़त के पेड़ काटते हो तो आपको जेल की सलाखों के पीछे जाना होगा। क्योंकि सम्राट अशोक एक बहुत बड़े पर्यावरणविद थे। क्योंकि जब हमारे राज्य में, हमारे देश में छायादार व फलदार वृक्ष ही नहीं रहेंगे तो शुद्ध पर्यावरण हमको कहाँ से मिलेगा। एक ऐसे बहुत बड़े पर्यावरणविद, एक अर्थशास्त्री, एक राजनीतिक सम्राट को हमने यूं ही भुला दिया। आज मुझे गर्व होता है कि सम्राट अशोक की शासन नीतियां दुनिया के तमाम देशों ने अपनाई। सम्राट अशोक के शिलालेख भारत में ही नहीं बल्कि आपको ईरान में भी देखने को मिलेंगे। अरब देशों में भी देखने को मिलेंगे। क्योंकि सम्राट अशोक के शासनकाल में भारत की जो जीडीपी थी वो 33% जीडीपी थी। भारत में यदि एक रुपया होता तो उसमें भारत का 33% भागीदारी थी। आज हम 5% जीडीपी की बात नहीं कर पा रहे हैं। भारत उस समय सोने की चिड़िया हुआ करता था जब सम्राट अशोक के शासन काल में भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था।
आज हम किस स्थिति में हैं वो आप लोग खुद देख सकते हैं। हमें पुनः सम्राट अशोक को उनके शासन शैली को पुनः स्थापित करना होगा, क्योंकि सम्राट अशोक खुद तो अब आएंगे नहीं। इसलिए यह दायित्व हम सभी भारत वासियों का है, मूल निवासियों का है। सम्राट अशोक के इतिहास के बारे में यदि हम चर्चा करेंगे तो 1-2 घंटे में पूरी नहीं हो पाएगी। बहुत बड़ा व्याख्यान है। हम एक ही शिलालेख पर अगर बात करें तो उसमें भी काफ़ी समय लगेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा ना कहते हुए एक बार मैं फिर आप लोगों को याद दिलाता हूँ कि आज का दिन पीछे इतिहास में भारत का सबसे बड़ा पर्व था। आज के दिन को अशोकाष्टमी के नाम से जाना जाता था। हमने वो कैलेंडर भी देखे हैं अपनी आंखों से, जिस कैलेंडर में अशोकाष्टमी अंकित था, पर हमारे आंखों को देखते देखते आपके महापुरुषों का वो नाम और वो दिन सब कुछ खत्म हो गया। आज मैं आह्वान करता हूँ आप सभी से कि बहुत दिन सो लिए हो, अब आपकी जागने की बारी है। जाग जाओ, नया सवेरा आएगा। हमारे देश की इस समय वो दयनीय दशा है जिसको मैं अपनी जुबान से बयां नहीं कर सकता हूँ, वो दर्द। क्योंकि जिस देश में इस समय पर ऐसी सरकारें हैं, आपके बच्चे का अगर आपको जाति प्रमाण पत्र बनवाना है तो समझ लीजिए आपको 6 महीने दफ्तर के चक्कर लगाने पड़ेंगे। ये मेरे ऊपर खुद बीता है। कैसी सरकारें? क्या हमने ऐसे भारत की कल्पना करी थी? ऐसे शासन की कल्पना करी थी कि हमारे बच्चे को कास्ट सर्टिफिकेट ना मिले, बेमतलब का दफ्तरों के चक्कर लगवाए जाएं? यह तो जब होगा जब आप लोग नींद से जाग जाएंगे। और आज 2024 में आपके पास बहुत बड़ा अवसर है मनमानी सरकार चुनने का, मनचाहा राजा चुनने का, क्योंकि अच्छे राजा तो हमको पसंद है नहीं। अच्छा राजा वही होता है जो आपके बच्चों के भविष्य के बारे में सोचे। आप सोना खरीदने जाएं, हीरा खरीदने जाएं तो GST 3%, कलम और किताब खरीदने जाओगे तो GST 18%। आप सोच सकते हैं कि देश किस दिशा में जा रहा है।
मैं ज़्यादा कुछ ना कहते हुए आप सभी को धन्यवाद देता हूँ और यह भी कहता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को देखकर थोड़ा प्रेरित हों, अपने सामाजिक, न्यायिक, वैचारिक सिद्धांतों को लेकर आगे बढ़ें। यही कामना करते हुए मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ, क्योंकि हमारा एक यूट्यूब चैनल है IPK यूट्यूब चैनल, उस पर ये वीडियो डाली जाएगी, तो इस वीडियो को आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें। मैं आपका इंद्रपाल कुशवाहा बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय संविधान, जय सम्राट अशोक महान। धन्यवाद।